पीएम का संकल्प समृद्ध किसान सशक्त भारत। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे, पीएम का संकल्प समृद्ध किसान सशक्त भारत। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एसके मल्होत्रा, जो कि फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। डॉक्टर मल्होत्रा, बहुत स्वागत है आपका। और उसके साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन जुड़े हुए हैं, जो कि इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास भी जुड़े हुए हैं। सुधाकर, सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊँ, और चूंकि आपने ये वेबिनार कवर किया है, इससे पहले आपने एग्रीकल्चर की ढेर सारी स्टोरीज कवर की है, एग्रीकल्चर आपकी बीट भी रही है, किस तरह से क्या फील आज आपको, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ने अब ये संभाषण आज दिया, संबोधन दिया, तो उन्होंने हर जो इसका स्टेक होल्डर है, उन्होंने कहा सभी हितधारक साथ मिलकर आएंगे और तभी शायद हम अपने किसानों का या गांवों का भला कर सकेंगे। बिल्कुल निखिल, बहुत संक्षेप में कहें तो प्रधानमंत्री का विश्वास इस चीज को लेकर हमेशा रहता है कि कोई भी अगर मुद्दा है, कोई भी समस्या है, तो उसको जड़ से खत्म किया जाए, उसको हल किया जाए। और कृषि से जुड़ी हुई जो समस्याएं बीते 10 वर्षों में हमने देखा है कि अगर कोई क्षेत्र मोदी सरकार के सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में है तो वो कृषि है। और आज भी जो बात हुई, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ये विषय इस बात की चर्चा करने का नहीं है कि आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, क्या कुछ करेंगे, बल्कि सीधे इस बजट में जो कुछ टारगेट तय किए गए हैं, जो प्रोग्राम्स तय किए गए हैं, उनको लेकर सब कोई मिलकर एक पेज पर आकर कैसे काम कर सकते हैं। चाहे वो आज 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो या बीजों को लेकर उन्होंने जो बात की। और हम जानते हैं इन कार्यक्रमों को लागू करने से पहले एक कितनी बड़ी जमीन बीते 10 वर्षों में देश में तैयार हुई है। खासतौर से कृषि की बात करें, जब आज हमारा देश जो टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं उसमें शामिल हो चुका है। जी जी जी, दरअसल मैं आपसे वो फील जानना चाह रहा था। सारे हितधारक मौजूद रहे होंगे, आपसे आगे भी हम जुड़ेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल डॉक्टर एसके मल्होत्रा, हम आपसे अगर सीधे तौर पर समझना चाहें, जो पीएम धन धान्य कृषि योजना की बात प्रधानमंत्री ने कही और कहा कि जो 100 सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिहाज से पिछड़े जिले हैं, उनके विकास पर, उनके कृषि उत्पादन पर वहां ध्यान दिया जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप इसको, और कितना बड़ा ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि जो सबसे पीछे है उसको आगे लाने की कोशिश हो। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, एक बार आप अपना एपरेटस जो मोबाइल या जैसे कि अभी तक भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ मिलता रहा है किसानों को, लेकिन इसमें हमेशा ये सोचा गया कि माइक्रो लेवल प्लानिंग बहुत जरूरी है। और जैसे कि आकांक्षी जिले जब ये योजना शुरू हुई थी, उसकी सफलता को देखते हुए ये 100 जिलों की योजना, क्योंकि 100 जिले ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर उत्पादकता कम है और वहां पर ध्यान देने की जरूरत है, और जहां देखा गया कि वहां पर कमी क्या है, तो इसीलिए वो योजना में शामिल किए गए हैं 100 जिले, जिसमें एक तरह से सिंचाई की, जो मैं ये कहूंगा कि जो संरचना है वो बन करके आए। जैसे प्रधानमंत्री जो किसान, ये जो सिंचाई योजना है PMKSY, उसका लाभ मिले और उसका जो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होकर आए, जिससे कि वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़े और वहां पर जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी अपने आप जो है वो बढ़नी शुरू होगी, जिससे कि किसान जो है एक तरह से मैं ये कहूंगा कि वो सशक्त होगा और जो अच्छे बीज है वो मिलेंगे उनको वहां पर। और उत्पादन में जो उत्पादकता में कमी आ रही थी, उसको ये देखते हुए कि अच्छे बीजों की कमी है, वो सही नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक, वो पहुंचाना, सही जो आदान है सही समय पर उनको उन 100 जिलों में उपलब्ध कराए जाएंगे। और साथ ही उनको FPO, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो कोऑपरेटिव्स जितने हैं उनके साथ उनको जो है जोड़ा जाएगा। और साथ में जो मैं ये कहूंगा कि जो अभी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और एक कंटीजेंसी प्लान, क्योंकि ये जो 100 जिले चुने गए हैं वो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि बहुत ही सहनशील, और उसमें एक तरह से मैं ये कहूंगा कि ड्राउट की सिचुएशन, कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी वहां पर जो है मैं ये कहूंगा कि कोई ना कोई ओलों की समस्या रहती है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन 100 जिलों में फोकस किया गया है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बने, पॉली हाउस अगर हमने जरूरत पड़ती है उनको हम प्रयोग करें, और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे, बागवानी की फसलें हैं उनको भी वहां पर प्रमोट करें, जिससे कि
किसान अधिक वैल्यू वाली जो फसलें हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स है, उनको जो है वहां पर फोकस मिलेगा और एक मंडी मिले। डिजिटलाइजेशन एग्रीकल्चर का फोकस वहां रहेगा और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो फोकस है वो भी वहां पर विशेष तौर पर इन 100 जिलों में दिया जाएगा। जी 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 जी, निश्चित तौर पर प्रोफेसर अश्विनी महाजन, सरकार ने कृषि को, प्रधानमंत्री ने कृषि को विकास का पहला इंजन बताया है, तो आपको जो हालिया नीतियां हैं अभी सरकार की, खासतौर पर कृषि के क्षेत्र में, कितना बड़ा आपको लगता है कि ये इस दिशा में कारगर है? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कृषि इस देश का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। न केवल इसलिए कि उसमें बहुत लोग लगे हैं, इसलिए भी कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए, देश में फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए और इन सब कामों के लिए, रोजगार की दृष्टि से कुल मिलाकर के कृषि क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत लंबे समय से ठहराव देख रहे थे कृषि में, जो पिछले एक दशक पहले से का जो समय था, जी, जैसे दालों का उत्पादन बिल्कुल स्थिर हो गया था। हमारी जो निर्भरता दालों के लिए विदेशों पर इतनी ज़्यादा हो गई थी और खाद्य तेलों पर भी विदेशों पर हमारी बहुत ज़्यादा निर्भरता थी। जी, सरकार की नीतियों ने एक काम ये किया कि खासतौर पर दालों के क्षेत्र में हम अब काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो गए हैं। हम हमेशा देखते थे कि 17 मिलियन टन पर बिल्कुल स्थिर था दालों का उत्पादन, और सरकार के प्रयासों से एक ही साल में एक बार ऐसा हुआ कि 56% दालों का उत्पादन बढ़ गया। इसके चलते हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज जो उस पर जाता था वो रुका। आज देश में $50 बिलियन का हम कृषि निर्यात कर रहे हैं। जी, केवल इतना ही नहीं है, हमारे देश में लगातार कृषि उत्पादन बढ़ा है और हमारे पास सरप्लस है। जी, कोई एक जमाना था, हमें कहते थे कि भाई हमारे देश में खाद्य का अभाव है और भुखमरी बहुत ज़्यादा है। आज हमारे पास सरप्लस की समस्या है। हमारा इतना सरप्लस है, उसमें ज़रूरी है, अपने कृषि विशेषज्ञ भी यहाँ बैठे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम फसलों में विविधता लाएं और जो चीज़ें हम ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जहाँ सरप्लस है, उसको कम करके, खास तौर पर हमने देखा कि पिछले कुछ समय में हमने सरसों के उत्पादन को काफ़ी महत्व दिया, खाद्य तेलों के उत्पादन को महत्व दिया, जिसके कारण अपने देश में बेहतर प्रकार के खाद्य तेल, जो विदेशों से हम आयात करते थे घटिया खाद्य तेल, अब उसके स्थान पर बेहतर किस्म के खाद्य तेल उत्पादन होने लगे हैं। तो ऐसे में कृषि में विविधता लाना ये भी महत्वपूर्ण है, और इसके माध्यम से यदि आप देखें तो देश में लोगों के खाने पीने का जो स्ट्रक्चर है वो भी बदल रहा है। पहले ज़्यादातर लोग अनाज ही खाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं, हमारे अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं, हमारा आधे से ज़्यादा खर्च जो है इस समय सब्जियों और फलों पर हो रहा है। जी, ऐसे में सब्जियों और फलों का उत्पादन बढ़ाकर उससे किसानों को ज़्यादा बेहतर आमदनी भी मिलती है। तो हम एक तरफ लोगों के खाद्य सुरक्षा भी करेंगे, उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा भी करेंगे, बेहतर प्रकार के इन जो वो खाद्य पदार्थ खाएंगे, उससे प्रोटीन की कमी दालों के उत्पादन के कारण, बाकी सब चीज़ों के कारण जो उनकी ज़्यादा बैलेंस्ड डाइट उनको मिलती है, जी, इससे स्वास्थ्य में भी बेहतरी आएगी। यानी कुल मिलाकर के कृषि के ऊपर जो सरकार का भी का ध्यान है, वास्तव में हम उसको कह सकते हैं कि एक सही दिशा में जा रहा है, जी, और किसानों की आमदनी भी इसके कारण अब बेहतर हो रही है। जी, बिल्कुल, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर एस के मल्होत्रा, जिस तरह से आपने देखा कि इससे पहले शायद 10-12 वर्ष पहले तक जब जो भी सरकार थी या जो भी फोकस होता था वो शायद सीधे सीधे कृषि क्षेत्र पर होता था, फसल के उत्पादन पर होता था, लेकिन अब इस सरकार ने इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है। अब जिस तरह से अभी महाजन जी ने कहा, प्रोफेसर महाजन ने, उसी तरह से बागवानी में, डेयरी में, मत्स्य पालन में, पशुपालन में, इस पर भी ज़्यादा पैरेलली फोकस किया गया है। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो ओवरऑल किसानों की आर्थिक स्थिति को, उनकी समृद्धि को बढ़ाने के लिए कैसे, और खासतौर पर और जो ये जो क्षेत्र होंगे, यानी कि इसमें सभी के लिए विन विन सिचुएशन दिख रही है? ये बात बिल्कुल सत्य है। पहले जो फोकस रहता था कि हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं, लेकिन अब फोकस ये हुआ
कि हमें क्षेत्र विस्तार नहीं करना है, उसी क्षेत्र से अधिक उत्पादन कैसे ले, पहले तो ये बात है। और उत्पादकता जो है उसको लेकर के आगे चले हुए हैं कि उसमें नए किस्में, जैसे अभी आपको मालूम है कि 2900 नई किस्में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बनाई है, लेकिन उसमें क्या होता था कि उन किस्मों का बीज नहीं पहुंच पाता था, तो उसके लिए सीड हब प्रोग्राम भी शुरू किया गया। तो इस तरह के जो साथ में जुड़े हुए विषय हैं उनको साथ में लेकर के चले। और साथ में जो पहले क्या होता था कि इसका नाम भी यही था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्म, और उसमें किसान कल्याण भी साथ में जोड़ा गया। इसमें फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साथ में आई, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग साथ में आई। सिर्फ उत्पादन नहीं, मार्केटिंग के लिए भी उसको सपोर्ट करना है, और मार्केटिंग को के लिए भी उसको सपोर्ट करने के लिए इस तरह के जो है कार्यक्रम चले। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को जो है बढ़ावा दिया गया। साथ के साथ अगर आप देखें तो जो मैं अभी बात कर डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, उसको भी, क्योंकि हमारी जितनी योजना है, तकनीक है, वो तकनीक जानकारी जो है सब उन तक पहुंचना जो है आवश्यक हो जाता है। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, नेचुरल फार्मिंग, और ये जो बाजार हस्तक्षेप वाली जो नीति है उसको भी साथ में मद्देनजर रखा गया, जबकि पहले इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। और अगर आप उत्पादन तक की बात करते हैं तो मुझे याद है, मैं जब उस टाइम में कृषि आयुक्त था, हमारा उत्पादन 2013 में 260 मिलियन टन था, जो आज बढ़ करके 330 मिलियन टन हुआ है। इसी तरह से बागवानी फसलें 270 मिलियन टन था, आज बढ़ करके 355 मिलियन टन हो गया है। तो ये उत्पादन इसलिए बढ़ा क्योंकि नए बीज उत्पादन की जो एक विधि थी वो उसमें बनाई गई, उसकी संरचनाओं को जो है सपोर्ट किया गया, बीज जो है सभी जगह पे उपलब्ध हुआ, और कृषि जलवायु आधारित योजनाएं बनी, और वहां पर फोकस किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का इंप्लीमेंट हुआ, और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का इंप्लीमेंट किया गया। तो इस तरह के मिशन प्रोग्राम की हमारी सीधी सफलता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे दलहनी फसलों की, तो दलहनी फसलों पर एक विशेष फोकस किया गया, और भारत में एक रोड मैप बना, और वो रोड मैप मुझे बनाने का अवसर मिला। उस रोड मैप को हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया। जो 17 मिलियन टन उत्पादन होता था वो 25 मिलियन टन बढ़ गया, और आज 27 मिलियन टन पर हम पहुंच गए हैं, और लगभग हम लोग उसमें आत्मनिर्भरता पर पहुंच चुके हैं। लेकिन तिलहनी फसलों पर अभी आगे फोकस देने की जरूरत है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से दलहनी फसलों पर हमारी आत्मनिर्भरता हुई है, जिस तरह से हम एक्सेस प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समयों में हम तिलहनी फसलों में भी इस प्रोडक्शन को आगे बढ़ा पाएंगे, और जो बेंचमार्क है वो भारत अपना सेट करेगा निश्चित तौर पर, और किसान खुशहाल होंगे क्योंकि सरकार प्रतिबद्ध है। और जब ये कहते हैं कि एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति उसके साथ में खड़ी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही देखते देखते आप सकारात्मक रूप से उसको बदल सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर एस के मल्होत्रा, प्रोफेसर अश्विनी महाजन और सुधाकर दास हमारे संवाददाता। और अब बात करेंगे क्रिकेट जगत से। एक बड़ी खबर आ रही है, उससे हम आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको बताएंगे। दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। दक्षिण अफ्रीका के लिए हेनरिक क्लासन ने 64 रन की शानदार पारी खेली है, और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल पहुंच गया है। वॉन्डर डुसेन ने 72 रन की नाबाद पारी खेली है और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट के मैदान से। दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला देश है चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका, और इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर वो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा है दक्षिण अफ्रीका। तो क्रिकेट के मैदान से ब्रेकिंग न्यूज, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा। और इसके साथ ही हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि रेस्क्यू अभियान में देवदूत बने जवान। कैसे चला यह रेस्क्यू अभियान आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या